नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पहले तो शायद थंबनेल पे कुछ गलत फ़ोटो लग गई है, उसको जल्दी ही अभी चेंज कर दिया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में जुड़ रहे हैं, उनसे एक हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और कुछ जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, अब ये कंटिन्यूएशन में आपके जो मतलब क्लासेस हैं, और जो भी मतलब यहाँ पे हमारे इष्ट मित्र जो भी जुड़ रहे हैं, उनको जल्दी से शेयर करिए क्लास, और उसके साथ जल्दी से जल्दी सभी लोग यहाँ पे लाइव होइए। ठीक है, चलिए क्लास शेयर कर दी गई है सभी को ग्रुप में। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग जो सैटरडे रात में मतलब कल शाम को जो हम लोग प्रैक्टिस सेट किए थे, उसमें से 25 प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन हो पाए थे। और अब रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं के साथ कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन है, आगे बढ़े। और 26 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग जो 50 क्वेश्चन तक का ये सीरीज है, मतलब लगभग जो क्लासेस होंगी हमारे पास, उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में हो पाता है। तो ऑन एवरेज इसी तरीके से मानिए तो हमारे पास 40 से 50 क्लासेस होने वाली हैं। और ये कंटिन्यूएशन में, अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक सैटरडे संडे के रूप में कंटिन्यूएशन में हम लोग लाइव रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चनायर खुला हुआ है, ये यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा, शायद कल वाला ही भी लगा रह गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 होगा, और ये हमारा L1 क्लासेस के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, स्पेशली जेएसओ एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पर अगर हम आएंगे आगे, तो यहाँ पे L1 क्लासेस का हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं, तो इस लोगों के साथ प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। L1 क्लासेस के जो कोर्सेज चल रहे हैं, उस पर आप लोग सवाल जवाब क्वेरीज के साथ, इस नंबर पर क्वेरीज के साथ आप जो भी यहाँ पे सवाल जवाब हैं, उसको पूछते हुए वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास पिछले बैच के ये लोग, ये जो सिलेक्टेड लोग हैं, ये 2024 जो एग्जाम हुआ था SSC का, उसमें टोटल 19 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 12 की फोटो लगी है। कुछ लोग फोटो लगवाने के इच्छुक नहीं थे, कुछ लोग होता है कि उनकी फोटो ना लगे, तो उनकी फोटो नहीं लगाई गई है। लेकिन टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जेएसओ बैच 2024 से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है हमारे पास कि इन स्टेटिस्टिकल डायग्राम, स्टेटिस्टिकल जो हमारे पास डायग्राम होता है, द एक्सिस शोविंग कैटेगरीज इज यूजुअली, मतलब वह कौन सा एक्सिस है जो कैटेगरीज को शो करता है, या डेटा को मोर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो वो मोर कैरेक्टराइज करता है डेटा को। तो वो नॉर्मली जो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा डेटा को कैरेक्टराइज करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बहुत मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि दूसरा वेरिएबल नॉर्मली जो है डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट होता है डेटा, ये सॉरी वेरिएबल, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी कैटेगरीज को डिफाइन करता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो भी हमारा वेरिएबल रहता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, और वो हमारे डेटा की कैटेगरी को जो है स्पेसिफाई करता है। ठीक है, हाँ नितिन जी, एक्स एक्सिस ही होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच चार्ट इज यूज टू शो साइक्लिक चेंजेस ओवर टाइम।
ध्यान में रखिएगा साइक्लिक चेंजेस की बात कर रहा है। साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशन होता है नॉर्मली जो साइन वेव की तरीके से हमारे पास ग्राफ शो करते हैं, उनकी बात कर रहा है। साइक्लिक वेरिएशन का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। ठीक है? जहां से शुरुआत होती है फाइनली उसी पे अंत होता है। और इसमें इसमें क्या है कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी देखेंगे या किसी भी देश की इकोनॉमी देखें तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, फिर कुछ घटता है, फिर रिसेशन आता है, फिर से उसमें रिकवरी होती है। इस तरीके से रिकवरी होती है, फिर से वो ग्रोथ की ओर जाता है। तो इस टाइप के जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं ये हमारा साइक्लिक वेरिएशन को दिखाता है। और इस तरह के ग्राफ को यहाँ पे जब हम समय के साथ ध्यान में रखिएगा, समय के साथ चक्रीय परिवर्तन के लिए यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है इसमें रडार चार्ट और पाई चार्ट दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। ऑप्शन जो दिया गया है उसी ऑप्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पे लाइन जो चार्ट होता है इसी को हम यहाँ पे बेस्ट मानते हैं। इस केस में बार चार्ट भी यहाँ पे जो है हमारा मतलब बेस्ट रिप्रेजेंटेशन को नहीं दिखा पाता है। और यहाँ पे हम लाइन चार्ट समय के साथ मतलब क्या एक तरीके से कहा जाए तो कुछ इस तरीके का हमारे पास इसका ग्राफ का निरूपण होता है। यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हम खींचते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ग्राफ इस तरीके से आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा ग्राफ है या तो लाइन ग्राफ के रूप में, लाइन चार्ट के रूप में, या फिर बार चार्ट के रूप में आप पेपर वगैरह में अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है, तो पेपर में बार चार्ट का नॉर्मली हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास कुछ एक विशेष जो है मतलब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ कई चीजों की ग्रोथ रेट, एक साथ कई जो हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर जो हमारे पास एक साथ कई डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं अगर उनको शो करना होता है तब हम बार चार्ट का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें मल्टीपल बार डायग्राम हो, सब डिवाइडेड हो, परपेंडिकुलर सॉरी जो क्या बोलते हैं जो हमारे पास मतलब अलग अलग टाइप के एक तरीके से रेक्टेंगुलर बार जो चार्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं बार चार्ट के, उनका जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ ए टेबल लिस्ट द डेटा सोर्स। ठीक है, अब डेटा सोर्स को कौन सा यहाँ पे पोर्शन लिस्ट करता है। ठीक है, एक टेबल जो होती है उसमें किस पोर्शन में किस जगह पे हम यहाँ पे देखें तो डेटा सोर्स को हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। ठीक है, कल भी आपकी क्लास में बताया गया था कि यहाँ पे कैप्शन लिखा जाता है, यहाँ स्टब होता है, ये बॉडी का पार्ट होता है, फिर यहाँ पे फुट नोट होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे डेटा सोर्स की बात कर रहा है। तो डेटा सोर्स में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये टाइटल और स्टब नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फुट नोट और सोर्स नोट। सोर्स नोट जैसी कोई चीज टेबल में नॉर्मली होती नहीं है, सोर्स नोट उसको नहीं कहते, उसको हम फुट नोट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये फुट नोट का पोर्शन है या तीसरा जो ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, हाँ फुट नोट ही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि विच टेक्निक इज बेस्ट फॉर प्रेजेंटिंग क्वार्टरली सेल डेटा ओवर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पे सेवरल ईयर्स की अगर हम बात करें, कई साल जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं और उनमें अगर हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हिस्टोग्राम और लाइन डायग्राम से हम नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट में आपको कल बताया गया था कल वाली क्लास में कि बॉक्स प्लॉट में हम नॉर्मली जो है जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है या जो डेटा होता है उसकी हम बाउंड्रीज निर्धारित करते हैं बॉक्स प्लॉट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कई वर्षों की तिमाही में बिक्री डेटा को प्रस्तुत करने के लिए अच्छी तकनीक कौन सी होगी। तो ये बार डायग्राम होता है और एक ही यहाँ पे ऑप्शन है कंपोनेंट बार डायग्राम। तो कंपोनेंट बार डायग्राम में जो मल्टीपल बार डायग्राम है या कंपोनेंट है या सब डिवाइडेड है, स्लाइडिंग बार डायग्राम है, इस तरीके से जो है मतलब जो भी बार डायग्राम है उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए।
ठीक है। जैसे स्लाइडिंग बार डायग्राम किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दिखाना हो, तो स्लाइडिंग बार डायग्राम का हम यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो बार डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स कोई नियम कानून नहीं है। इनको ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड से ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन है कि लास्ट स्टेप इन टेबुलेशन इज, टेबुलेशन में लास्ट स्टेप क्या होता है? ये आपको लिखवाया गया है, आपको नोट्स में बताया गया है, जो क्लास हुई है टेबुलेशन पे, उसमें भी आपको बताया गया है ये। तो टेबुलेशन में जो लास्ट स्टेप होता है उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ऑल द ऑप्शन नहीं होगा डियर, लेकिन ऑल द ऑप्शन नहीं होगा। ऑल इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पे डेटा एंट्री जैसे हम टेबुलेशन कब करते हैं, जब हमारे पास रा डेटा हमारे पास कुछ आ गया। यहाँ पे हमारे पास रा डेटा है, रा डेटा के बाद हमने एडिटिंग की इसमें। ठीक है। उसमें नोट्स में देखिएगा कि उसमें एडिटिंग करते हैं या एरर वगैरह जो होती है उसको रिमूव करते हैं। फिर टाइटल वगैरह इसका निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद टाइटल होता है। फिर इसके बाद इसका एप्रोप्रिएट टेबल बनाई जाती है। टाइटल का मतलब, उसके बाद टाइटल बनाने का मतलब क्या हो गया कि इसमें कैप्शन और स्टेप हम निर्धारित करते हैं। फिर बॉडी पार्ट पूरा लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसका प्रेजेंटेशन होता है। जो भी टेबल वोबल आपको बनानी हो बनाते हैं। ठीक है। फिर जब, अच्छा 29 का, अच्छा एक सेकंड इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर आते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके बाद इसका हम जो है क्लासिफिकेशन जो भी रहता है इसका स्टब या फिर कैप्शन में, उसको हम करते हैं। फिर उसके बाद इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। लास्ट स्टेप जो है वेरिफिकेशन होता है इसका। ठीक है। 29 में, नहीं नहीं 29 में आला फेवब नहीं कह सकते यार, आला फेवब नहीं होगा भाई। इसमें कई वर्षों की तिमाही के बिक्री डेटा, अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी है, उसमें 4 साल 5 साल का डेटा दिया गया है, और उस 4-5 साल के डेटा में या एक साल के अंदर ही मान लीजिए एक साल में अलग अलग महीनों का डेटा दिया गया है, तिमाही पे या फिर छमाही पे, तो इस तरीके से जब भी हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरीके के ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम ईयर्स लेंगे और इधर फ्रीक्वेंसी। लाइन बार डायग्राम हम नॉर्मली वहां पे बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा की वैल्यूएशन जो है बहुत मतलब कंपेरेटिव ना दिखाना हो। यहाँ पे चूंकि हमारे पास तिमाही डेटा है, हमें कंपेरेटिव स्टडी भी करना होता है। कंपेरेटिव स्टडी जब हमें करना होता है तो उस केस में हम बार डायग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग बार डायग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं। पेपर वगैरह में देखेंगे, या क्रिकेट है यार, क्रिकेट में अगर देख रहे हो एक व्यक्ति का, मान लीजिए विराट कोहली का महेंद्र सिंह धोनी से जो है कंपैरिजन करना हो कि इनका रन रेट क्या रहा है, इनका जो है किसी विशेष ग्राउंड पे इनका स्कोरिंग क्या रही है, किस तरीके से इन्होंने जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, या किस टीम के खिलाफ इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उन चीज़ों को जब भी कंपैरिजन करना होता है तो तुरंत स्क्रीन पर एक बार डायग्राम ही बन के आता है नॉर्मली। ठीक है। बार डायग्राम ही बन के आता है। और उसी के साथ या तो कभी कभी जब किसी एक इंडिविजुअल आदमी का दिखाना होता है, तब उस केस में वहां पे पाई चार्ट का भी इस्तेमाल कर देते हैं। किसी एक विशेष लोकेशन मतलब सिंगल वेरिएबल के केस में, सिंगल वेरिएबल के केस में पाई चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज मोस्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा की फ्रीक्वेंसीज को हमें कंपेयर करना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ओजाइव कर्व से हम कंपेयर नहीं करेंगे, ना ही पाई चार्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल डेटा जो हमारे पास है उसके हमें फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए हम जस्ट बता रहे हैं, क्या करेंगे आप बोलिए? हिस्टोग्राम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिस्टोग्राम केवल हमारे पास इतना मतलब मेथड देता है कि उस जो डेटा हमारे पास है, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, उसका किस तरीके से वितरण है, या
फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। बाकी और हिस्टोग्राम का विशेष मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमेशा हम डायग्राम किसका यूज करेंगे, बार डायग्राम का, ठीक है। बार डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे। तो नितिन, ये क्या आप कह रहे हो कि प्लीज ये कंफ्यूजिंग है? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पहले भी हम बता चुके हैं ना ये। हाँ हाँ हाँ, इसमें एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मतलब अच्छे से याद रखना होगा कि कुछ इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम टाइम में। यहाँ पे आपको बार डायग्राम, अभी तो बार डायग्राम के बारे में, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस तरीके से बातें बताई जा रही हैं। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि जब बार डायग्राम के अंदर कई चीजें आएंगी, बार डायग्राम अभी जैसे क्वेश्चनायर अगले प्रैक्टिस सेट में हो सकता है, कुछ क्वेश्चनायर हैं ऐसे जिसमें आपका बार डायग्राम के अंदर जो स्लाइडिंग बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम है, रेक्टेंगुलर बार डायग्राम है, सर्कुलर बार डायग्राम है, इस तरीके से जो भी हमारे पास बार डायग्राम है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। आपके कंफ्यूजन के लिए हम इतना बता दे रहे हैं कि नॉर्मली जो है, जो नॉर्मली हमारे पास पाई चार्ट होता है ये सिंगल वेरिएबल होता है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है किसी एक आदमी का होगा, ये एक आदमी का, एक फैमिली का, या एक देश का, या एक स्टेट का, ठीक है। वहां पे क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल्स केवल सिंगल होगा, उसमें सिंगल वेरिएबल के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे इसका आपको कल बताया गया था, कल वाली क्लास में, कि बजट में देखेंगे तो दो तरीके से यहाँ पे चार्ट बने रहते हैं, एक इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का। तो वो भारत का है, पूरे भारत का है, इसलिए वहां पर पाई चार्ट हम बना देते हैं। फिर इसके बाद आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का हम नॉर्मली यूज करते हैं कहाँ पर, केवल इसके जो है एरिया और उसके साथ पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ओजाइव कर्व में हम ओजाइव कर्व का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ओजाइव कर्व का यूज होता है केवल लोकेशनल जो आपके पैरामीटर हैं या मेजर ऑफ जो आपके यहाँ पे डिस्पर्सन में जाएंगे तो वहां पे परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, मीडियन, मोड, सॉरी मीडियन, जो मतलब लोकेशन वैल्यूज हैं, जो लोकेशन पैरामीटर हैं या जो लोकेशन मेजर हैं, उनका हम यहाँ पे उनको हम निकालने के लिए ओजाइव कर्व का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से कह दिया जाए कि यहाँ पे जो हमारे पास जो मतलब एक तरीके से कह दिया जाए, यहाँ पे हम इसके माध्यम से हम नॉर्मली मीडियन या क्वार्टाइल या परसेंटाइल, डेसाइल, जो भी है परसेंटाइल एंड डेसाइल, इन सबको हम निकालते हैं इसके माध्यम से। नॉर्मली आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, नॉर्मली आपके एग्जाम में केवल इतना भर पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इससे और भी जो लोकेशन पैरामीटर होते हैं या लोकेशन वाले जो मेजर होते हैं उनको यहाँ पे निकाला जा सकता है इससे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा रह गया, हाँ, लाइन, लाइन डायग्राम। लाइन में क्या करते हैं नॉर्मली, लाइन डायग्राम में क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली जो होता है लाइन डायग्राम में टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें कंपेरेटिव स्टडी करनी हो, कंपेरेटिव हो मतलब उसको अच्छा दिखाना हो, अब सोचिए आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, ऐसे ऐसे लाइन लाइन खींची है, तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि लाइन का कलर जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर जो हमने पढ़ाया हुआ है, जो हम पढ़ाए हुए हैं, अगर उसमें आप देखेंगे जाकर तो यहाँ पर जो हमारे पास बार डायग्राम होता है उसका एक बेस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो इसलिए जब हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, कुछ भी कंपैरेटिव कंपेयर करना होता है, तो उस केस में ज़्यादातर केसेस में हम बार डायग्राम्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो नितिन जी इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा
ये चैप्टर हम पहले भी बता चुके हैं, कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इसी चैप्टर में गलत होते हैं। इसीलिए कोशिश हम ये करेंगे कि यहाँ पर 100-200 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराए जाएँ, कम से कम 100 क्वेश्चन तो कराए ही जाएँ। ताकि आपका जो है जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे लाइन चार्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि प्लॉटिंग सॉरी प्लॉटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉर्मली यही हम करते हैं। इतना अगर याद रखेंगे तो आपका इतने से काम चल जाएगा, क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बताइए और किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा मतलब अभी कंफ्यूज होने का मतलब कारण है आपका, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस बहुत नहीं की हुई है। प्रैक्टिस थोड़ा-सा हो जाएगी आपकी ठीक-ठाक, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चनायर हैं वो आसानी से हल होने लगेंगे, ठीक है? अभी हाँ, इसी पे हम कोशिश करेंगे कि आगे 1-2 प्रैक्टिस सेट और कराए जाएँ, ठीक है? अब इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज़ नॉट ए मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों को वर्गीकृत करने की विधि नहीं है? तो अब आंकड़ों को वर्गीकृत करने की विधि नहीं है, तब यहाँ पे बता दीजिए। जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल आपको बताया गया था कि जियोग्राफिकल जो हमारे पास डेटा होता है उसमें क्या करते हैं, हम जियोग्राफी के अनुसार हम डेटा को एक्सप्लेन करते हैं या डेटा को हम जो है मतलब प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? लेकिन लेकिन दूसरे में क्या होता है, टेम्पोरल, अच्छा सॉरी टेम्पोरल है दूसरा। यहाँ पर क्या होता है, इसमें लोकेशन के साथ हम यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं, लोकेशन के साथ यहाँ पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जैसे कह दिया गया कि हमारे प्रयागराज का जो लोग है, लोगों की संख्या है वो कितनी है, मान लीजिए 10 लाख यहाँ पे जनसंख्या अगर रह रही 10 लाख 15 लाख हो सकता है, मतलब स्टेट मतलब पूरे इलाहाबाद का देखेंगे या पूरा प्रयागराज का देखेंगे तो जनसंख्या काफी ज्यादा है, और एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, शायद सबसे मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से उस समय जब जनगणना हुई थी तो या किसी सर्वे में ये शायद फर्स्ट या सेकंड शायद स्थान पे आया था। और वैसे कुंभ मेला के समय में देखेंगे तो अलग जिला ही बनाना पड़ा था इस बार गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, तो उसका प्रशासन अच्छे से चल सके इसलिए उसको अलग जिला ही बनाना पड़ा था। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हम मान लीजिए कि अलग-अलग स्टेट का, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग-अलग देशों का हम कुछ इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफी या लोकेशन, तो उस केस में हम यहाँ पे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। टेम्पोरल में क्या होता है, टाइम के साथ हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 2015 में भारत में गेहूं का उत्पादन, गेहूं का प्रोडक्शन जो है कितना रहा है, या पैडी का प्रोडक्शन या किसी भी चीज का अनाज का प्रोडक्शन इतना रहा है, फिर 2020 में इतना है, 2025 में इतना है। टाइम के साथ जब हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो टेम्पोरल डेटा होता है। फिर क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पे इस डेटा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल ग्राफिकल मतलब चित्रात्मक एक तरीके से कहा जाए तो चित्रों का प्रयोग जो है अब यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? चित्रात्मक जो है मतलब हम आपको इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताए हैं। हाँ, छोटे बच्चों की किताबों में देख सकते हैं आप कि चित्र बना बना के कुछ ना कुछ उसमें रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? अब तो मैथमेटिक्स आ गई है, नहीं तो पहले पुराने समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में ग्राफ अगर बनाना हो आपको तो क्या करेंगे, एक जैसे हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, चार्ट अगर आप देखें तो चार्ट पेपर जो होता है वो इसमें ऐसे छोटी छोटी लाइंस, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं। वहां पर मान लीजिए हमें किसी 5 टन को दिखाना है, 5 टन को अगर हमें कोई यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो एक बॉक्स बराबर 1 टन मान लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक फिर हम उस डायग्राम को बनाते थे, ऐसे, ठीक है?
तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम में हो, तो बार्टर सिस्टम में क्या करेंगे, 5 मुर्गा बराबर 5 किलो अनाज, या कुछ भी जो, तो मतलब बार्टर सिस्टम में 5 किलो प्याज, आलू, या फिर इस तरीके से जो भी चीजें हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो बार्टर सिस्टम में क्या है, एक सामान लेते थे और दूसरा देते थे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये हमारा चित्रात्मक, मतलब अब ये जो है एक तरीके से कहा जाए समय के साथ ये चित्रात्मक विधि जो है वो खत्म हो गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह की ताम्र लिपियां वगैरह देखेंगे, या जो उनकी लिपि देखेंगे, तो चित्रात्मक है या इस तरीके की चीजें हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अब इसका जो है बेसिक प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द टर्म फॉर डेटा प्रेजेंटेड विदाउट एडिटिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो वट यहाँ पे मतलब बिना संपादन या संगठन के प्रस्तुत डेटा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो डेटा को क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंडरी डेटा, बिना संपादन या संगठन के प्रस्तुत डेटा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी जो डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा यहाँ पे इसका बाकायदे संपादन होता है, उसमें जो है हम कुछ मैनिपुलेशन, जोड़ गुणा गणित करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ नितिन जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे नितिन का आपका आंसर सही है, यहाँ पे रा डेटा ही होगा। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्राफ चार्ट इस तरीके की चीजें बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो सेकेंडरी डेटा जो है वेल मैनिपुलेटेड होता है। क्लासिफाइड डेटा में भी मैनिपुलेशन हो जाता है, उसमें एडिटिंग वगैरह हो जाती है। प्रोसेस डेटा में भी जो है यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एडिटिंग या प्रोसेसिंग इसकी हो चुकी होती है। रा डेटा में कुछ नहीं हुआ रहता, वो जैसे प्राइमरी वर्कर ने लाया है एज इट इज उसका हम यूज उसको प्रेजेंट कर देते हैं किसी के सामने, तो उसमें कोई एडिटिंग या फिर इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग पैटर्न इन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अब यहाँ पर बताइए कि दो निरंतर चरों में पैटर्न पता लगाने की सर्वोत्तम तकनीकी है। पैटर्न यहाँ पे बताना है, तो कल भी ये क्वेश्चन शायद आया था कि हमें पैटर्न बताना है, मतलब क्या एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है दो वेरिएबल्स के बीच की, और दो वेरिएबल के बीच की जब रिलेशनशिप बतानी हो तो उस केस में हम यहाँ पे किस पैटर्न का यूज करते हैं, पाई चार्ट, सॉरी इसका स्कैटर्ड प्लॉट का। ठीक है, पाई चार्ट सिंगल वेरिएबल के लिए होता है, लाइन चार्ट टाइम के अनुसार डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और हिस्टोग्राम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, स्कैटर डायग्राम, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन टाइप इंक्लूड्स एज, इनकम एंड मार्क्स। आयु, आय और अंक जैसे आंकड़े किस वर्गीकरण में आते हैं। ठीक है, किस वर्गीकरण में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनका आयु, आय और अंक मतलब क्या, एक तरीके से कहा जाए कि न्यूमेरिकल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर की बात कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो ये नहीं होगा। क्रोनोलॉजिकल डेटा में यहाँ पे समय के अनुसार इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी नहीं होगा। और स्पार्शियल डेटा में क्या होता है कि हम ज्योग्राफी के अनुसार इसका लोकेशन या इसका निरूपण या इसका प्रेजेंटेशन करते हैं, ये तीनों नहीं होंगे, क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा में मतलब जो हमारे पास डेटा होता है इसको, अरित्रा, हाँ आपका आंसर सही है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अ टेबल विथ डेटा फॉर मल्टीपल ईयर्स, रीजन्स एंड सेक्टर्स इज अ, एक तालिका जिसमें कई वर्षों, क्षेत्रों का डेटा हो वह कहलाता है। तो अब इसमें बताइए हमारे पास कि जो हमारे पास अब टेबल बताई गई है, टेबुलेशन में हमारे पास जो यहाँ पे बातें हुई थी, हम उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कई वर्षों, क्षेत्रों और एक सेकंड, ईयर्स, रीजन एंड सेक्टर्स,
यहाँ पे थोड़ा-सा ये क्षेत्रों 2 बार हो गया है। तो ये थोड़ा-सा इसको कुछ सेक्टर्स का मतलब उसमें जो छोटे क्षेत्र होते हैं छोटे जो एरिया होते हैं ग्रामीण स्तर के या ब्लॉक स्तर के, उनको यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। तो देखेंगे 1, 2, 3, 3 यहाँ पे वेरिएबल हैं, उसके साथ मतलब उसके कुछ और भी डिविजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल टेबल तो यूज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल टेबल में नॉर्मली सिंपल वेरिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स टेबल यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स टेबल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई स्तरों पे यहाँ पर देखा जाए तो इसका डिवीज़न होता है। हो सकता है उसमें 2-3 ही वेरिएबल हों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जियोग्राफी अगर बढ़ती जाए, सेक्टर्स उसके बढ़ते जाएँ, तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? तो कंपैरेटिव टेबल नहीं होगा, ये यहाँ पे मैनीफोल्ड टेबल होगी। ठीक है? जहाँ पर मैनीफोल्ड टेबल में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपके पास मतलब आंसर है सॉरी आंसर आपने जो अरित्रा ने डी बोला हुआ है, हाँ, ये सही है आंसर आपका। और इसमें यहाँ पे जो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम अपने अनुसार जितना हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, उतना हम क्लासिफिकेशन उसमें करते चले जाते हैं। ठीक है? हुँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ग्राफ शोज द सेंट्रल टेंडेंसी स्प्रेड एंड आउटलायर टुगेदर। तो यहाँ पर एक शब्द से आपको पकड़ना चाहिए यहाँ पे आउटलायर। ठीक है, कौन सा ग्राफ एक साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, प्रसार और अपवाद मान दिखाता है? अपवाद नहीं, आउटलायर होना चाहिए। अपवाद यहाँ पे शायद हिंदी गलत है इसकी। ये आउटर लेयर की बात कर रहा है। ठीक है, कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था। बोलिए जल्दी, आंसर दीजिए। हाँ, बॉक्स प्लॉट, वेरी गुड। बॉक्स प्लॉट यहाँ पे इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटलायर एक शब्द यही पकड़िए। आउटलायर का मतलब क्या है कि बॉक्स प्लॉट में हम क्या करते हैं कि मीडियन या एक तरीके से कहा जाए क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल दैट इज मीडियन, उसको यहाँ पे हम इसके माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पार्शियल क्लासिफिकेशन। स्पार्शियल क्लासिफिकेशन मतलब स्थानिक वर्गीकरण का सॉरी स्थानिक जो वर्गीकरण है हमारे पास, इसका कौन सा उदाहरण है? ठीक है, बताइए जल्दी से। स्थानिक वर्गीकरण मतलब जो लोकेशन के अनुसार बताया जाता है नॉर्मली वो डेटा। बोलिए। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट बाय स्टेट, यही पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। लिटरेसी रेट बाय स्टेट का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग स्टेट्स के अनुसार जो उनकी जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में हम लिटरेसी रेट अगर बताएं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्पार्शियल डेटा हो जाएगा। इनकम ग्रुप वाइज एनालिसिस, ये ग्रुप वाइज एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। ग्रुप तो आदमी का, 4 आदमियों का ग्रुप हो गया, 4 बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, 4 नौकरी करने वालों का ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर लोकेशन की बात नहीं हो रही। ईयर वाइज रेनफॉल, ईयर वाइज रेनफॉल का मतलब क्या, 2025 में कितनी रेनफॉल हुई, ये तो टेम्पोरल डेटा का उदाहरण हो जाएगा। ईयर वाइज रेनफॉल की अगर बात कर दें तो ये टेम्पोरल डेटा का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। कारण ये है कि जो हमारे पास ईयर वाइज रेनफॉल है, ये समय के अनुसार उसमें निर्धारित की जाती है, तो वो टेम्पोरल डेटा होगा, ना कि जियोग्राफिकल डेटा। ठीक है नितिन? नहीं, रेनफॉल वाला नहीं होगा। रेनफॉल वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ईयर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है स्पार्शियल। स्पार्शियल का मतलब क्या है, जियोग्राफी, जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द ही बहुत मैटर करते हैं। ये अभी बच्चे ने, एक महाराष्ट्र के एक बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन, तो उसमें ये शब्द बहुत यूज किए गए हैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एसओ का पेपर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है A suitable diagram for business reporting dashboard is, मतलब व्यवसाय रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के लिए उपयुक्त कौन सा जो है आरेख है। तो अब व्यवसाय की बातें कल हुई थी, कल शाम को, कल शाम वाली क्लास में हमने इस पे जो है यहाँ पे बताया था।
ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कि ए सुटेबल डायग्राम फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। बिजनेस रिपोर्टिंग, यहाँ पे बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब जब हम कंपनी के प्रोडक्शन की अगर बात करें, कंपनी के प्रोडक्शन या इसके मतलब आउटपुट जो है उसकी अगर हम बात करें, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आएगा उसको हम कंट्रोल चार्ट के माध्यम से यहाँ पे, नहीं, कंट्रोल चार्ट के माध्यम से हम इसको जो है बताते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें कई कई बार जो है रडार चार्ट भी जो है यहाँ पे आंसर हो सकता है। यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं रडार चार्ट क्या होता है कि एक साथ कई वेरिएबल्स को वहां पे इंडिकेट करता है। ठीक है। रडार चार्ट मतलब आपको पढ़ाया नहीं गया है, अभी सैम्पलिंग वाला जब चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि रडार चार्ट का ही कई कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एसएससी मानता है, एसएससी के जो हमने जो एक दो स्टेट्स का कहीं का हमने देखा था ये क्वेश्चन, तो इसमें जो है कंट्रोल चार्ट ही जो है इसको आंसर माना है। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरएस इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स? तो बताइए यहाँ पे, ये रिपोर्ट आती है हर साल, एक रिपोर्ट आती है सीआरएस, एक एसआरएस रिपोर्ट आती है, एक सीआरएस रिपोर्ट आती है। ठीक है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इसका मतलब होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। और एसआरएस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सैम्पलिंग जो रिपोर्ट होती है, एसआरएस रिपोर्ट, उसको हम यहाँ पे हर साल बताते हैं। ठीक है। और जो एसआरएस रिपोर्ट होती है ना, एसआरएस रिपोर्ट अगर देखेंगे बार बार तो आपके पास जो यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज में जो एग्जाम देते हैं, ठीक है, एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एसआरएस में क्या हो, एसआरएस रिपोर्ट आती है, हर साल आती है, जो भारत में जनसंख्या में वृद्धि, मेडिकल एडवांसमेंट में जो वृद्धि हुई है, या मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इस तरीके के चीज़ों पे जो मतलब यहाँ पे बातें होती हैं, वो एसआरएस रिपोर्ट में यहाँ पे व्यक्त की जाती हैं। और इसका यहाँ पे अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। इसकी हर साल रिपोर्ट आती है, ये यूजीसी नेट वाले में ये रिपोर्ट जो है, मतलब नॉर्मली हर साल इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। ठीक है। अभी जैसे एसआरएस रिपोर्ट 2025 आई है, जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे ही पढ़ाया गया है ये मेरे द्वारा। ठीक है। तो इसको देख सकते हैं ये रिपोर्ट। ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता है नितिन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे पास, देखिए सबसे पहले वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम मेनली करते ये हैं कि जो हमारे पास डेथ है, बर्थ है, मैरिज है, डिवोर्स है, मतलब जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी, जो हमारे पास आदमी हैं, उनके, उनसे संबंधित जो हमारे पास डेटा होते हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल, जो मतलब सोशल लाइफ स्टाइल, जो सिविल जो मतलब लोगों के रहन सहन में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जन्म मृत्यु सांख्यिकी। जन्म मृत्यु सांख्यिकी जब उसका नाम ही है, तो उसमें जन्म, बर्थ, मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, ये इस तरीके की चीजों का वहाँ पे मेनली उद्देश्य होता है। मेनली उनका जो है मतलब वहाँ पे वो चीजें क्लासिफाई की जाती हैं, उनका डेटा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और सीआरएस में क्या करते हैं कि ये चीजें मतलब जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे यहाँ पे नगर निगम हो गया, शहरों में नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं, वो इस टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं आंगनबाड़ी और इन सब के माध्यम से। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ किसी गांव में, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, आशा बहन जी का काम होता है कि उसकी सूचना जो है डिस्ट्रिक्ट जो स्टैटिक्स ऑफिस होता है, जो आप लोग स्टेट का एग्जाम देते हैं नहीं, एएसओ वाला, वो जब आप स्टेट में बैठेंगे तो यही मेन वहाँ पे काम होता है कि जो किसी का बर्थ वेरीफाई करना है, किसी का डेथ वेरीफाई करना है, डेथ सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे रिकमेंडेशन आती है। बनाते जरूर नगर पालिका नगर निगम वाले हैं, लेकिन आपके पास वो स्टेटिस्टिक्स नोट करने के लिए या उसको अपडेट करने के लिए भारत के रजिस्टर में, जो भारत का पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसके लिए यहाँ पर ये काम किया जाता है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि आदमी जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, बर्थ हो गया, डेथ हो गया, या फिर उसके बाद जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम के जो या नगर निगम है, वो अपने से इन डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। जिससे भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, इस तरीके का जो डेटा साल भर के अंतिम में आता है, वो आपको बताया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द टेबल हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डेटा रो। तो रो को यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, डेटा को, डेटा रो, रो जो है इधर होता है, ये इधर रो होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टब। तो यहाँ पे आपका ये स्टब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला है कि व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिकम्स। जब हमारे पास क्लास इंटरवल, ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्लास इंटरवल जो लेते हैं वो लगभग इक्वल होते हैं या इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल अलग अलग हो, तो उस केस में हमारे पास जो बहुभुज बनता है वो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आदर्श और सम तो नहीं बनेगा। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे अपने से काट दीजिए, और जब दो ऑप्शन कट गए तो अब अगला का यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा फिर, बोलिए। हाँ नितिन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं, तो असामान्य इनवैलिड नहीं होता। इनवैलिड हम किसी चीज को नहीं कहते हैं नॉर्मली, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मतलब वो क्या है कि ग्राफ जो बनना चाहिए एकदम स्मूथ इस तरीके का, वो जो है कहीं ऐसे इधर उधर कुछ अलग से फ्लक्चुएशन उसमें दिखेगा। ठीक है, नहीं नहीं, इनवैलिड नहीं, डिस्टॉर्टेड। हाँ डिस्टॉर्टेड। अगला क्वेश्चन है कि ए लाइन डायग्राम कनेक्ट, लाइन डायग्राम किसको कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से, लाइन डायग्राम के लिए नॉर्मली हम लाइन डायग्राम किसके लिए यूज करते हैं, पाई सेगमेंट और फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स के लिए तो नहीं होगा। लेकिन लाइन डायग्राम यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट के लिए भी नहीं होता, क्योंकि वो हिस्टोग्राम का पार्ट होता है। और यहाँ पे टाइम सीरीज पॉइंट या टाइम सीरीज डेटा के लिए यहाँ पे हम लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, हम्म, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ये बार चार्ट विथ वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड। अब बताइए, एक बार चार्ट है हमारे पास वर्टिकल बार्स के साथ में, तो इसका हम क्या नाम देते हैं। भाई इसमें देखिए इस तरीके से बना होता है, ये इस तरीके से सिंपल बार डायग्राम की अगर हम बात करें, तो ये बार चार्ट ऐसे सिंपल तरीके से बना है। इसको रो चार्ट नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये रो में, अगर ये ऐसे बना होता, ऐसे, ऐसे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसे बना होता वाई एक्सिस पे, तब हम इसको कहते हैं ये रो चार्ट है। लेकिन ये क्या है, ऊपर की दिशा में है, ऊपर क्या होता है, कॉलम होता है, तो ये कॉलम चार्ट होगा हमारा। ठीक है, कंपोनेंट चार्ट और ये हिस्टोग्राम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
विच पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन। तो सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन कौन यहाँ पे प्रोवाइड करता है? अब आप जल्दी से बताइए, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। बोलिए भाई। सप्लीमेंट्री यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ये फुट नोट जो होता है उसमें दी जाती है। ठीक है, टाइटल में केवल नाम लिखा जाता है कि ये किस चीज का डेटा है। ठीक है, किस चीज का डेटा है उसको बताया जाता है। फिर कैप्शन में क्या होता है कि वो उसका कॉलम का इकट्ठा नाम, फिर रो का इकट्ठा नाम जो है स्टेप में होता है। फुट नोट में बताया जाता है कि ये जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कहाँ का डेटा है और किस तरीके से है। हाँ, फुट नोट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टेम रिप्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम और लीफ प्लॉट में जो है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट अगर आप क्लास देखे हुए हैं तो उसमें आपको बताया गया है। ठीक है, और स्टेम और लीफ प्लॉट में क्या हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके का डेटा हम यहाँ पे जो है कि डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम, हाँ, लीडिंग डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो देखेंगे क्लास इंटरवल नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डेटा ग्रुप नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे 2 और 4 यहाँ लिखा है, सॉरी इस तरीके से 24 लिखा है, 26 लिखा है, 28 लिखा है, इस तरीके से डेटा दिया रहे तो हमारे पास जो स्टेम होता है एक तरफ लीफ होता है। तो इसमें स्टेम में क्या करते हैं, पहला अंक लिख देते हैं, 2 2 2, जितनी बार आया है 2 एक ही बार आया है। फिर यहाँ पे इसका लीफ क्या होता है, लास्ट वाली डिजिट होती है, 4 6 8। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए 38 48 भी होता तो यहाँ पे फिर स्टेम हम तीसरा लिखते 3, और इसके लिए क्या होता 8, 4 लिखते इसके लिए 8। इस तरीके से मतलब ये एक तरीके से डेटा इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी होती है कि जो डेटा हमारे पास इंक्रिप्टेड होता है, कोई उसको डेटा को पढ़ ना पाए, वो इंक्रिप्शन की एक तरीके से टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम डेटा को इनक्रिप्ट करके उसको हम उस डेटा को हम सुरक्षित करते हैं कि कोई और उसको पढ़ ना पाए। ठीक है, हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज नॉट ए रूल ऑफ गुड टेबुलेशन। गुड टेबुलेशन का हमारे पास एक अच्छी टेबल का कौन सा रूल नहीं है, तो क्लियर टाइटल होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ये भी होता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग कैटेगरीज नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ओवरलैपिंग कैटेगरीज यहाँ पे नहीं होता है, और लॉजिकल अरेंजमेंट भी होता है यहाँ पे, क्योंकि स्टब और या क्लास इंटरवल या फिर स्टब और कैप्शन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, लेकिन ओवरलैपिंग कैटेगरीज नहीं होती। ओवरलैपिंग कैटेगरीज का मतलब क्या हो गया कि जो दो क्लास इंटरवल, दो या दो से अधिक क्लास इंटरवल में कुछ कॉमन हो। जैसे अगर मान लीजिए कि हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दें तो जो डेटा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ चुकी है वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अगर आती है तो उसको कहते हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब क्या है, एक दूसरे में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगी, और मतलब यहाँ पे ये क्वालिटी इसमें किसी भी जो टेबुलेशन है, जो टेबल है उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इज इक्वल टू। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अंतिम वर्ग की संचयी आवृत्ति के बराबर होती है। तो द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास मतलब जब हम यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है और इधर फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे और उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते चले गए, फिर इसको यहाँ वाले पे प्लस किए, फिर यहाँ लिखे, फिर प्लस किए, फिर लिखे, यहाँ पे जो लास्ट में आता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है,
टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है या टोटल ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, अरित्रा, हाँ सही आंसर है आपका। हाँ नितिन जी आपका भी सही है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस या टोटल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे विकल्प के अनुसार जो टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन इन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में या डेटा के वर्गीकरण के लिए, वर्गीकृत करने के लिए प्रमुख या मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो डेटा में मतलब इसका मुख्य लाभ क्या है, तो रिड्यूस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब यहाँ पे एक खुद ही सोचिए कि 100 अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, डेटा में 100 ऑब्जर्वेशन है, तो उनको रिड्यूस थोड़ी करेंगे यार, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या रह जाएगा फिर। रिड्यूस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी घटाना इसका काम होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, मेक्स कंपेरिजन इजियर, हाँ तुलना आसान करता है। एलिमिनेट मिसिंग वैल्यूज, नहीं ये लापता मानों को समाप्त नहीं करता है, ये यहाँ पे तुलना को आसान बनाता है। ठीक है, कंपैरिजन जो होता है उसको इजियर बना देता है। हाँ सी आंसर ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ग्राफ इंडिकेट्स, या ऊर्ध्वगामी जो रेखा ग्राफ होता है वो किसको जो है यहाँ पे दर्शाता है। अब ऊर्ध्वगामी ग्राफ अगर आपको पता है तभी इसका आंसर दे पाएंगे, जल्दी से आंसर दीजिए तब हम बताते हैं क्या है। अपवर्ड स्लोप की बात कर रहा है, अपवर्ड स्लोप का मतलब क्या है, अपवर्ड स्लोप आप बताइए तो उसके बाद हम बता दें। हाँ चलिए, अपवर्ड स्लोप जो होता है हमारे पास, हाँ इंक्रीजिंग, अपवर्ड जो स्लोप होता है इसमें आपको बताया गया कि जहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो इस तरीके से हमारे पास एक अगर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अपवर्ड स्लोप बोला जाता है। और अगर लाइन कुछ इस तरीके से आ जाए, ये इस तरीके से, तो इसको क्या बोला जाता है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। और ये क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोप है तो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू क्या होती है, इस वाले में वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड को यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। जबकि अगर डाउनवर्ड हमारे पास, डाउनवर्ड अगर हमारे पास ग्राफ हो तो वो डिक्रीजिंग पैटर्न को, डिक्रीजिंग आवृत्ति को या प्रवृत्ति को, या घटती हुई जो प्रवृत्ति है उसको दिखाता है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे आज की क्लास अब आपकी फिनिश होती है। अगली क्लास अगले सैटरडे को होगी, शाम को ही हम लाइव रहेंगे। और फिर उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन अभी लाइव रहेंगे, जब आपका क्लास मतलब आपका जब मेंस का एग्जाम रहेगा तो कुछ दिन हम वहाँ पे छुट्टी ले लेंगे ऑफिस से, ताकि आपको कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस सेट आपके कराए जा सकें। ठीक है, ठीक है। और दो मतलब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लासेस शेयर करिए। कल अभी नितिन बोल रहा था कि सर अच्छा लगता है पढ़ना इसलिए हम किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो नितिन ऐसी बात नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है मतलब ये चीज़ें शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे ये फायदा हो सके। ठीक है, और हाँ इधर साइड से भी मतलब जो है रिस्पांस बना रहे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताया जाए, अदरवाइज क्लास यहीं पे रोकी जाए फिर। हाँ हाँ नितिन जी, अभी इसमें क्या है कि 50-50 क्वेश्चन के ही सेट बने हैं। टाइम क्या होता है एक्चुअली, 1 घंटे का ही होता है ना, क्लास 1 घंटे का। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं।
तो अभी 25 क्वेश्चन या अगले टेस्ट से हम 50 क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टाइप सीरीज जो है 50 तक ही हुई थी। कल शाम को आपको 25 क्वेश्चन कराया गया, अभी 1 घंटे के समय में लगभग 25 क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है? तो इसलिए 50-50 क्वेश्चन हम आगे अगले सेट से 50 क्वेश्चन रखेंगे। हाँ, थोड़ी-सी ये प्रैक्टिस जो है आपकी 1.5-2 घंटे तक जाएगी फिर, क्योंकि एक्सप्लेन करने में समय लगता है। तो आपको जो है 50-50 क्वेश्चन रखते हैं अगले सेट से, और उसके बाद थोड़ा-सा टाइम हम एक्स्ट्रा ले लिया करेंगे। हाँ, अगली क्लास थोड़ा-सा डिले करा दिया करेंगे, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि फिर आप लोगों का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता रहेगा। और ये जो भी लोग जो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। अगला भी जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो इसी चैप्टर पे रहेगा। अगले 50 क्वेश्चन इसी चैप्टर पे रहेंगे। तो ये चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इस क्लास को, चाहे तो अगर नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन लगा है, इसका जो पीपीटी है, पीडीएफ है, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि तब अगली क्लास में आइए तो अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है? हाँ, ओके। तो अब क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।